नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले नागपुर में एक दंगा हुआ था। जो दंगा हुआ तो नागपुर में था, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में हो रही है आज। और वो दंगा क्यों हुआ था, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था या फिर उसकी खास वजह क्या थी, वो दंगा एक्चुअल में क्यों हुआ था और उसके बाद वो कैसे प्रोसेस हुआ, उसमें कैसे पुलिस लोगों ने तहकीकात की है, वो सब आज हमें बताने जा रहे हैं। मिस्टर अरविंद कुमार रतुगी जी हमारे साथ इस स्टूडियो में आज मौजूद है। सर का इस पूरे मैटर में बहुत एक बड़ी भूमिका रही है क्योंकि जो भी उसके हम क्या कह सकते हैं, पुलिस को जो भी उन्होंने इसके बारे में बताया है वो सर ने बताया है। पुलिस को जो भी जानकारी मिली है वो सर से मिली है, तो हम सर से ही जानेंगे इस दंगे के बारे में। वो दंगा एक्चुअल में क्यों हुआ था सर? देखिए, ये दंगा होना अपने आप में, पहले तो सभी नागपुर वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को जय हिंद वंदे मातरम, जय संविधान। ये जो दंगा हुआ है कि आपने अभी अपने इसमें बोला, प्रश्न में पूछा है कि ये भारत नहीं, ये पूरा विश्व के ऊपर में ये जो दंगा हुआ, पूरी विश्व में हमारे नागपुर कर की छवि खराब हुई है। और ये दंगा होने का मूल कारण ऐसा हुआ है कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म पंथ मजहब वाला हो, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर में जो आक्रोश, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं भड़कने का काम कर रही है। और उनको भड़काने का काम करता है राजनेता अपनी वोट बैंक की फसल काटने के लिए। यह दंगा हुआ। इस दंगा का होने का कारण यह था कि उस समय पूर्व एक फिल्म रिलीज हुई, छावा। वो छावा फिल्म में हमारे जो प्रेरणा स्रोत, धर्मवीर, हमारे राजे छत्रपति जी के जो है संभाजी राजे, उनके बारे में इतिहास में जो कुछ चीजें शायद अनछुआ पहलू था, नहीं दिखाया गया। ऐसे बहुत लोगों का कहना है कि इसमें दिखाया गया है वो। तो उस फिल्म से देखने के बाद में युवाओं में खास करके काफी आक्रोश था कि भाई ऐसा हुआ हमारे राजे के साथ, हमारे प्रेरणा स्रोत भगवान के साथ, मार्गदर्शक के साथ में, तो औरंगजेब की जो समाधि है वो महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पे कैसे हो। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से सुलगने का काम चालू था। उसके बाद में जिस दिन हमारे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म महोत्सव था, उसी दिन ऐसा हुआ कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक प्रतीकात्मक तौर पे औरंगजेब की कि भाई इसकी कब्र यहाँ से हटाई जाए, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से यहाँ से हटाई जाए, ये कब्र यहाँ नहीं होना। तो उन्होंने एक प्रदर्शन किया था। तो वो प्रदर्शन करने के समय क्या हुआ कि जब पुतला जलाया गया औरंगजेब का, तो उसमें एक चादर थी, वो चादर लपेट के जलाया गया। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे लोगों ने कि जो कभी नहीं चाहते कि पीसफुल बना रहे नागपुर, जो हमारे भाईचारा एकता को बर्बाद करना चाहते थे। इसमें बहुत सारी ताकतें हैं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं बताते जाऊंगा कि क्या चीजें हुई है। तो क्या हुआ कि कहीं ऐसा बताया गया कि ये जो चादर थी वो किसी दरगाह से लाई गई, उसको जलाया गया। फिर दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि इस चादर पे कुछ आयतें लिखी हुई थी, पवित्र आयतें उर्दू अरबी में। फिर तीसरा ये फैलाया गया कि पवित्र ग्रंथ जो होता है कुरान, वो जलाया गया। तो ये अफवाहें थी। ये अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन का घेराव होता है। वहां पे मुस्लिम समाज के कुछ लड़के, युवा लोग वहां जाते हैं। वहां जाके ये लोग कहते हैं कि भैया इन हिंदूवादी संगठनों पे आप वो लगाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर हो जाती है, मगर उसके बाद भी ये लोग रुकने का नाम नहीं लेते। वहां पे काफी आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। वहां पे कुछ लोगों ने औरंगजेब एक आक्रांता को महामंडित किया। तो ये धीरे धीरे सुलगते सुलगते ज्वालामुखी का रूप ले ली इसने। लेकिन ये झगड़ा मतलब हिंदू मुस्लिम जो बातें होती है कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, या फिर किन लोगों की ये साजिश है कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि नागपुर में बहुत शांततापूर्ण वातावरण रहता है, हमेशा एक शांततापूर्ण माहौल रहता है, लेकिन इस शांतता को भंग करने का काम इस दंगे के माध्यम से किया गया है। तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई को और बढ़ावा देने के लिए किया गया है क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको बढ़ावा देने का काम किया गया। जहां कहते हैं कि जख्म के ऊपर में मलहम लगाया जाता है, यहां जख्म के ऊपर में नमक और मिर्ची रगड़ी गई है। मुझे बताइए, किसी भी पार्टी का राजनेता, चाहे वो, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं रहता हूं, सत्ता पक्ष हो या विरोधक हो, किसी भी एक पार्टी के नेता का मुझे काम बताइए जिसने दंगा रुकवाने का काम किया हो, या जो सड़क पे उतर के दंगा पीड़ितों के साथ में मलहम लगाया हो, जिन्होंने सबने अपने अति भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब करने का काम किया है। हर किसी को अपनी राजनीति की फसल काटनी, वोट बैंक की। कोई भी अपनी जिम्मेदारी के लिए सामने नहीं आ रहा, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। किसी के मन में हिंदू मुसलमान नहीं था, यह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। कुछ मजहबी, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो अपनी अपनी दुकानदारी चलाना देखना चाहते हैं। वो आज के युवा को
रोजी रोटी रोजगार की तरफ नहीं ले जाना चाहते, वो दंगाइयों की तरफ ले जाना चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये नागपुर की जो पावन मिट्टी थी, 300 साल का इतिहास है नागपुर का, एक गौरवशाली इतिहास है। कई रणबांकुरे यहां पैदा हुए। हमारा भारत क्या विश्व के आर्थिक ग्रोथ होता है, आर्थिक जो मामले होते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी खल रहा उन लोगों को कि नागपुर आज बहुत बड़े स्तर पे अपनी पहचान बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके लोगों को आक्रोशित करवाना, लोगों को भड़काना, अफवाहें फैलाना और अपनी रोजी रोटी सेकना और वोट बैंक की फसलें काटना, ये इसमें मुख्य कारण है। जो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये मुख्य कारण है। इस पूरे मामले में एक संस्था का नाम बहुत ऊपर चढ़ के आ रहा है कि उसी संस्था ने किन लोगों के साथ मिलकर ये चादर वगैरह जलाई थी। तो मैं संस्था का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो दिन नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से कह रहा हूं कि उस दिन ये दिन उचित नहीं था, मगर ये अफवाह फैलाई गई कि चादर को जलाया गया या चादर पे आया थी या हमारा पवित्र ग्रंथ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये एक सुनियोजित दंगा था। मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं और बहुत जल्द माननीय उच्चतम न्यायालय में मैं एक पिटीशन फाइल कर रहा हूं, क्योंकि इसकी परत दर परत खुलनी जरूरी है। इस पर लीपापोती नहीं होना। इसमें किसकी क्या भूमिका है, इसमें किस राजनेता की कैसी भूमिका है, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किस देशद्रोही का हाथ है, किन किन संगठनों का हाथ है, और क्या इसमें कुछ उच्च स्तर के अधिकारी शामिल है, इसकी जांच अनिवार्य है। और पूरे भारत में मैं पहला सामाजिक व्यक्ति हूं कि जो इसकी मांग कर रहा हूं सीबीआई जांच की, और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन फाइल करने वाला हूं। जी, आपने जैसे बताते बताते कहा कि जो भी दंगा हुआ था उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद भी ये लोग नहीं रुके और उन्होंने फिर दंगे वगैरह शुरू किए। तो पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में कब आई और उन्होंने कैसे प्रोसेस किया, सब कैसे तहकीकात करना शुरू किया था? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि जब ये घटना घट चुकी थी, एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी, तो उस समय जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर में इन लोगों ने जब हंगामा किया, उत्तेजक नारे दिए, कुछ मजहब में, देखो ये मजहबी हो या धर्म के लोग हो, जहां धर्म अपने आप को अंधा कर देता, यकीन मानिए वहां पे सुशासन नहीं कुशासन होता है। वहां पे आप दंगा की ही सोच रख सकते हैं, वहां आप कभी पीसफुल नहीं हो सकते। तो जब वहां नारे लगे, आपत्तिजनक नारे लगे, तो मुझे ऐसा लगता था कि उस समय महाराष्ट्र शासन या फिर शासन प्रशासन, लोकल शासन प्रशासन जो है, पुलिस विभाग जो है, वो अगर सक्रियता से काम करता तो शायद हम ये चीज को रोक सकते थे। जब पता चल गया था कि यहां पे आक्रामकता ज्यादा हो रही है, यहां पे कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, यहां पे आक्रांता को एफआईआर होने के बाद भी, हिंदुवादी संगठनों में एफआईआर होने के बाद भी आक्रांताओं को महामंडित किया जा रहा है, सेंसाए बोला जा रहा है, तो उस समय अगर पुलिस प्रशासन कड़क हो जाता तो शायद जिन पुलिस वालों पे हमला हुआ वो नहीं होता, जिन लोगों का नुकसान हुआ और जो पीड़ा झेलनी पड़ रही, हमारे माथे पे जो नासूर बना दंगा का, शायद वो नहीं बनता अगर शासन प्रशासन सतर्क होकर रोकथाम कर लेता। लेकिन सर, पुलिस प्रशासन ने तो पूरी मतलब इसमें जान लगा दी है कि ये दंगा रुके, या फिर उन पे हमला भी हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सही समय पे करना चाहिए था? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं तो पुलिस ने भी तो उसमें कोशिश तो की थी ना वो रोकने की। बिल्कुल, मैंने कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस समय पे जो महाराष्ट्र शासन से संबंधित लोग थे, बड़े उच्च स्तरीय जो अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास में अधिकारी गण होते हैं कि जो आपस में मंत्रणा करते हुए पीसफुल लोगों को, जो लोग शांति कमेटी वाले लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लोगों को साथ लेके हम लोग रास्ते पे उतर के एक वो करते थे कि इस दंगा को रोकने के लिए लोगों को समझाने का काम कर सकते थे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि पुलिस ने बहुत देर कर दी। अरे पुलिस तो पिटी ना, हमारी पुलिस लाठी खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, गाली खाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आप यकीन मानिए कि नागपुर की 35 से 65 लाख की आबादी कैसे सुरक्षित हो सकती है? ये क्या संदेश गया पूरी दुनिया में कि पुलिस मार खा रही है? तो कहीं ना कहीं मैं फिर से कह रहा हूं ना, शासन प्रशासन मतलब सिर्फ पुलिस नहीं होता है। शासन प्रशासन मतलब विभिन्न दायरे के विभिन्न प्रकार के अधिकारी आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभानी थी। मेरा यह कहने का अभिप्राय है, पुलिस ने तो बहुत कोशिश की, बहुत रोकथाम किया, मार खाई। डीसीबी लेवल के अधिकारियों ने उनके हाथों पे कहते हैं कि कुल्हाड़ी चलाई गई, हाथ से वार रोके, पत्थर लगे, घुटने टूटे, महिला अधिकारियों के साथ में अभद्रता हुई, वो तो अपना पूरा कर्तव्य निभाए। लेकिन मेरा फिर से यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या ये इजाजत नहीं देनी थी कि आप हवाई फायर करें? आंसू गैस छोड़े गए ना, मगर तब तक देर हो चुकी थी। आंसू गैस छोड़ने में देर हो चुकी थी। लाठीचार्ज तो करवा सकते थे। आत्मरक्षा का हर किसी को अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको आत्मरक्षा का अधिकार देती है, तो आत्मरक्षा पहले आप स्वयं करेंगे
उसके बाद पहले आप रक्षक हैं, फिर आप हमें बचाएंगे ना। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है। जी, तो पुलिस ने ये सारी तहकीकात शुरू तो की है, उन्होंने मतलब पीटे भी है कुछ, पुलिस उनको मारा भी गया है, सब हुआ है, लेकिन ये एक्शन मोड में पुलिस जब आई तो उन्होंने तहकीकात किस प्रकार से की थी, मतलब शुरू कहाँ से किया था और अब तक कहाँ तक पहुंच चुकी है पुलिस? अभी देखिए, जांच अभी बहुत बाकी है, जांच अभी बहुत बाकी है। पुलिस बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। मेरे पास स्वयं के पास बहुत सारे इनपुट था। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं कहता हूं कि प्रत्येक नागरिक ने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा, आपके पास कोई इनपुट है, तो आप सरकार के पास जाइए, आप खुफिया एजेंसियों के पास जाइए, आप माननीय कमिश्नर, अगर आप कमिश्नर साहब तक नहीं जा सकते तो आपके पास पीआई लेवल के अधिकारी है, आईओ है, आपके पास एसीपी डीसीपी, आप उनके पास में जाइए, चर्चा करिए। लेकिन दुर्भाग्य से कोई इस चीज को करने को तैयार नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह खुफिया एजेंसियों के पास में अपने स्लीपर सेल होते, मैं पिछले 35-36 साल से सामाजिक क्षेत्र में हूं, उम्र के 14 साल से, तो मेरे भी अपने एक स्लीपर सेल टाइप के हमारे भी लोग हैं जो निगरानी रखते हैं कि कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है। तो मेरे पास जो इनपुट थे वो एकत्र करते हुए मैं माननीय कमिश्नर साहब, माननीय डीसीपी, माननीय आईओ के सामने वो तथ्य रख चुका हूं। वो चीजें मैंने उनके सामने रखी है कि आप इन विषयों पर जांच कीजिए, वो सीसीटीवी फुटेज आप लाइए, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा था कि बाहर से लड़के बुलाए गए हैं। तो वो चीजें भी मैं आप पुलिस विभाग प्रशासन को सौंप चुका हूं। जी। तो इसमें कुछ बांग्लादेश का भी कनेक्शन निकला है तहकीकात में, तो वो कितने प्रतिशत सही है? देखिए, फिर से कह रहा हूं कि जांच का विषय है और यह जांच अभी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। अभी जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया किसी एक राजनीतिक पार्टी का, जिसने स्वयं की पार्टी भी तैयार की, जो हमारे माननीय गडकरी साहब के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका है, उसकी जमानत जब्त भी हुई है। तो यह कहना कि वो पार्टी क्यों खड़ी की गई थी, कब खड़ी हुई है, उस पार्टी में देश विदेश से फंड कितना आता, कौन देता है, और क्या यही मुख्य सूत्रधार है या इसके पीछे चेहरा कोई और है? जैसे मालेगांव में पूर्व में हो चुका है, उसके बाद में बांग्लादेश के हुजी संबंधित आतंकवादी संगठन है। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन है जो सफेद पोष कपड़ों में रहते हैं लेकिन लोगों के सामने दिखते नहीं है। तो ये जांच बहुत अनिवार्य हो गई है कि इन पहलू पे जांच हो कि कौन कौन इसके पीछे है। जो मैं पूर्व में कह चुका हूं कि मैं सीबीआई जांच की मांग इसीलिए चाहता हूं कि हर किसी की भूमिका स्पष्ट हो जाए कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, राजनीतिक तौर पे, अधिकारी के तौर पे कौन कौन इसमें शामिल है और कौन कौन अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। हमारी इस पवित्र मिट्टी को कलंकित करने का किसने काम किया, इसलिए जरूरी है कि जांच पूर्ण पारदर्शिता से हो। जी, आप अभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर ही कुछ कारण होगा, कुछ ठोस कारण होगा और आपको कुछ मतलब उसके बारे में पता होगा, इसीलिए आप इतने विश्वास से कह सकते हैं कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए। और आपने ही पुलिस को कुछ एविडेंस दिए थे, तो आपने जब ये प्रोसेस शुरू की तब आपके साथ किन किन लोगों ने आपकी सहायता की है इस काम में? और जब ये पूरा जो मामला हुआ था तब पुलिस सबको एक शक की नजर से देख रही थी, क्योंकि वो उनकी तहकीकात का एक तरीका होता है। बिल्कुल। तो जब आपने ये सारे इनपुट्स उनको दिए थे तो उनकी भूमिका आपके प्रति क्या थी और आपने ये सब इनपुट्स जमा करने के लिए कैसे प्रोसेस किया? देखिए, नागपुर में शहर में दंगा चल रहा था, यहां तक कि जब दुकानें बंद हो गई, लोग रोजी रोटी के लिए मतलब रोजी रोटी से भी टूट रहे हैं लोग। एक तो आप आर्थिक रूप से टूट गए, रोजी रोटी से आप टूट गए, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों को कहां दुकान लगाएं, कैसे लगाएं। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी थी कि हम लोगों को कुछ दिनों के लिए शांत रखें, उनका मरहम लगाएं, उनको समझाएं कि हम भाईचारा बनाए रखें, आपसी विश्वास एक दूसरे के प्रति रखें हम लोग। ये तो जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी ये भी थी कि कहां गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, कहां से लोग आए, क्या हम भी इसकी जांच कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व में मैं एक यहां पे कुछ गाड़ियां, कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ चुका हूं स्वयं, कि जो खालिस्तान जिंदाबाद और भिंडरवाड़ा की फोटो लगा के घूमते थे। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित शब्द था भिंडरवाड़ा। तो यहां नागपुर में वो गाड़ियां, वो गिरोह पकड़ा गया था जो स्वयं मैंने पकड़ा था। तो मैं इस चीज पे बारीक नजर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे समाज में गलत नहीं होना चाहिए। मेरा नारा स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, स्वस्थ नागपुर, महाराष्ट्र और देश, ये आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस नाते मैं भी ये नजर रख रहा था, जो जो इनपुट मुझे मिले वो माननीय कमिश्नर साहब और अपनी आयो और खुफिया एजेंसियों को दे चुका हूं। तो कुछ कार्यकर्ता है हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, इसमें कुछ अधिवक्ता है कि जो लोग जाते हैं तो जब कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के लोग बैठे रहते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिनके बात करने के तरीके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना करने ये जा रहे हैं, लेकिन घटना क्या हो रही है किसी को पता नहीं है। घटना होने के बाद पता चलता है कि ऐसी घटना हुई थी, तब वो बात संज्ञान में आती कि हाँ फलानी जगह फलाने लोग बैठे थे, वो ये तरह की बात कर रहे थे। तो हम आंखें नहीं मूंद सकते, तब हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भविष्य में यहां दंगे ना हो,
ये शहर हमारा शांति बरकरार रहेगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखो, परिवार तो मेरा भी है, जान जोखिम में तो मेरी भी रहती, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, जानातले भी लेके चलते, तिरंगा का कफन कभी भी हमारे पे उड़ जाएगा, लेकिन हम अपना राष्ट्र धर्म नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने मुहैया करवा दी। जी, आप मेरे अगले सवाल का जवाब तो आपने अभी बातों बातों में दे ही दिया। मैं आपको यही पूछने वाली थी कि आपने जब ये सारे एविडेंस पुलिस को दिए, तब आपको आपकी जान का डर नहीं था क्या? क्योंकि कैसे पुलिस तो हमारे लिए काम कर रही है और उन्होंने कितना कुछ झेला है इस पूरे मामले में, वो हम सब ने देखा है, और फिर भी उसके बावजूद भी वो आज भी हमारे लिए रास्तों पर तैनात है। कर्फ्यू लग चुका है और वो सबका सब कुछ देख रही है कि सब शांतितापूर्ण रहे, लेकिन उसके बाद भी आपने उनको एविडेंस दिए और आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। बहुत ही बड़ी बात है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में अभी सरकार की भूमिका क्या रही है? क्योंकि विरोधक तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, हम एक टास्क है सरकार का, एक मतलब पब्लिसिटी स्टंट टाइप से ये किया गया है कि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ दंगा किया हुआ है। तो इसमें कितना सच्चाई है और कितनी नहीं है, और सरकार की भूमिका क्या है इसमें? देखिए, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा और सिलसिलेवार दूंगा। पहले आपने पूछा कि मुझे जान का खतरा नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं बिन पगारी फुल अधिकारी मैं शायद भारत का नहीं, पूरी दुनिया का पहला एकमात्र व्यक्ति हूं जिसे 3600 के ऊपर में शासकीय, गैर शासकीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले। वो मेरे कार्य को देखते हुए मिले हैं, और मुझे पता मौत एक दिन आनी है। तो मौत इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठे बैठे मरे। आप अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए, अपना कानून का दायित्व निभाते हुए, हमारी कानून न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए कार्य करना जरूरी था। और ये जांच जो हमारे पास जो विषय है, वो जांच अधिकारियों तक सौंपना जरूरी था। एक दूसरी बात, पुलिस मार खाने के लिए नहीं, मैं बार बार कह चुका हूं, पुलिस मार खाने के लिए नहीं है। मुझे बताएं कितना दुर्भाग्य, एक दंगाई का मानवाधिकार है, एक दंगाई के पक्ष में कुछ पत्रकार खड़े हो जाते, कुछ मानवाधिकार खड़े हो जाते, कुछ सामाजिक संगठन खड़े हो जाते, लेकिन उन पुलिस वालों को देखने कौन गया है? वो 34-54 पुलिस वाले जो पिटे, पत्थर खाए, गालियां खाई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। नारी शक्ति है ना वो, वर्दी पाए बाद में है, पहले नारी शक्ति है ना वो। तो मुझे बताए कितने लोग बुद्धिजीवी नागपुर के गए, कितने लोगों ने उनके हालचाल पूछे? तो ये बताइए, वो पुलिस वालों की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? उनका मानवाधिकार नहीं है? उनके लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है? उनकी स्वतंत्रता कुछ नहीं है? आपके घर में दिया जब तब जलता, आपकी कलम तब चलती है जब उनका पहरा रहता पुलिस का। मेरे घर में दिया, मेरी ऑटो पे खुशी, मेरे बच्चे सुरक्षित तब है जब उनकी सुरक्षा में मिलती है, उनकी कर्तव्य निष्ठता से जो ड्यूटी वो दे रहे हैं और उसकी सुरक्षा में मिलती, तो ही हम कर पा रहे हैं ना। आपके घर के त्योहार हो, मेरे घर के त्योहार हो, अभी ईद आएगी, अभी ये चल रहे हैं, आपके रमजान के पवित्र महीने चल रहे हैं, तो ये तभी चल रहे हैं ना जब पुलिस सुरक्षा दे रही है। तो ये उन असामाजिक तत्वों के लोगों को समझना चाहिए और उन राजनेताओं को समझना चाहिए जो बार बार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि आपने मूलभूत मुद्दों से विषय उठाने के लिए ये दंगे का प्रतिरूप ले लिया, दंगा करवा दिया, दंगा हो गया, लोगों का ध्यान भटक गया। सत्ता पक्ष अलग बयान दे रहा है, तो मुझे बताइए, एक भी उदाहरण बताइए सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां एकजुट होकर बैठे हो कि हमारे आज के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बच्चे जो है उनको शिक्षा की जरूरत है, कई महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बच्चे गर्भवती महिलाओं के दूर खेत खलिहानों में पेट में बच्चे मर रहे हैं गर्भवती अवस्था में, तो उनके लिए मिलकर किसी ने काम किया? किसी विरोधक पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने? सब यही कह रहा हूं पूर्व में भी बार बार, और यही शब्द कहूंगा कि अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, लोगों को भड़का के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एकजुट होकर कोई काम करने को तैयार नहीं, सब अपनी अपनी, वो कहते हैं ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो इस तरह का राजनीतिक लोग काम करे। सत्ता पक्ष का भी वही चल रहा, विपक्ष का भी वही चल रहा। ये एक हम मदारी बने, वो मदारी है और हम उनकी बीन बजा रहे हैं और हम नाक के समान नाच रहे हैं। तो बस यही हो रहा है और आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, मेरा अभी आगे का सवाल ये था आपके लिए कि सबसे मेन प्रश्न तो यही है कि वो इतिहास जो था जिस पे बेस्ड ये सब मुद्दा हुआ है, वो 300 साल पुराना है, 300-350 साल पुराना इतिहास है। औरंगजेब तो तब मर चुका है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के विचार भी ये थे कि तुम शांततापूर्ण सब एकत्रित रूप से रहो। तो ये उसके अपोज में ही है, क्योंकि ये दंगे किए जा रहे हैं और ये इतिहास इतना पुराना है, तो उसको अभी निकालना ये इतना जरूरी था क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं इन बातों से कि 300 साल के ऊपर का समय हो चुका है। लगभग 107-108 साल पेशवाओं मराठाओं का राज रहा है। संभाजी राज्य के बाद में भी राज रहा है। मराठाओं ने कई युद्ध जीते। उस आक्रांत औरंगजेब को उन्होंने दिल्ली तक नहीं जा पाया, तख्ते तक नहीं जा पाया, वो महाराष्ट्र में ही रहा।
और हमारी संस्कृति रही है, हमारे भारत की, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि मरने के बाद भी ससम्मान उसको दफनाया जाता है। यहाँ तो कई आतंकवादी हमले हुए, कई आतंकवादियों को कारगिल युद्ध में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमने अब इस पवित्र मिट्टी में उनको दफनाया। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस आक्रांता को कहीं ना कहीं आप जिंदा कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे हमारे हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, हर कोई अपनी चश्मे से देख के उस आक्रांता को जिंदा करने का काम किया। और इस आने वाली पीढ़ी जो हमारे 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, उनके मन में आपने एक दंगाई की सोच रख दी कि इनके दिलों में जो नफरत है ना, उसको मिटाने में हमें काफी समय लगेगा। और उन दंगाइयों की जो छवि हमारे माथे पे लगी हुई है ना, उसको मिटाने में समय लगेगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। जो कब्र बनी थी उस कब्र से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम उसको गिनते नहीं, हम उसको मानते नहीं है। वो तो आक्रांता था, क्रूर था, है और रहेगा, इतिहास के पन्नों पर अंकित है ये सारी चीजें। तो उसकी कब्र हटाने से मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई हटाते, संवैधानिक तरीके से हटाओ, माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, कई न्यायालय पड़ी हुई है, आप वहां जाते। लेकिन जो ये इन्होंने एक नया फैशन लगा दिया कि हम ये करेंगे तो उसका अविश्वास से आएंगे, हम ये करेंगे, हम 2 करेंगे वो 4 करेंगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश हुई है। और इसकी रोकथाम करनी जरूरी है कि दोबारा किसी कब्र पे, दोबारा किसी खंडर पे ये चीजें ना हो, लोगों की भावनाएं ना दुखे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और विरोधकों ने कि भाई कब्र हटा के ये होगा, उन्होंने भी महामंडित कर दिया, और इन्होंने बोला हम कब्र हटाएंगे, इन्होंने भी महामंडित करके जो कब्र में सो चुका था, जिसके वहां कंकाल भी नहीं बचे होंगे, आज वो फिर जिंदा हो गया। और आज फिर ऐसा लग रहा है कि जो 300-400 साल पूर्व वो कर चुका है, और आज फिर वो उसी के नाम पर वही सब कुछ हो रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। जी, आपको क्या लगता है अभी कि ये दंगा यहीं पे रुकेगा या फिर ये आगे भी जाएगा? क्योंकि नागपुर में जैसा अभी माहौल है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है और बहुत ज्यादा ही डर का माहौल बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है आगे की पीढ़ी के लिए ये सेफ माहौल है या फिर ये दंगे और बढ़ेंगे? और क्योंकि कैसा हो रहा है कि जो भी मुद्दा था वो 300 साल पुराना था, जैसे हमने अभी बात की, उसको अभी निकाला गया है। तो अभी देश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बात करना बाकी है, जिन पर सॉल्यूशन निकालना बाकी है, और ये जो दंगा हुआ इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ रहा है, पूरी यंत्रणा इसमें लग गई है, तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो बाजू में रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य कैसा होगा? देखिए, हमारा भविष्य था कि हाथ में कलम हो, हाथ में कलम हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, और हम अपने परिवार के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए एक जिम्मेदारी निभाएं और एक ऐसे नागरिक बने कि पूरी दुनिया में हम अपनी इस भारत माँ का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, परिवार का नाम गर्व से ऊंचा रखें। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे हाथों में पत्थर आ गए, हमारे मुंह में गाली आ गई और हमारे हाथों में हथियार आ गए। तो ये नहीं आने चाहिए थे। ये जो दरार पड़ चुकी है, अब यकीन मानिए ये मिटनी अब मुश्किल है। ये आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो युवा वर्ग होगा, कहीं ना कहीं जो 2 वर्गों के बीच में जो नफरत हुई है, जो अंदर ही अंदर सुलग रही है, ये आज हमको शांत दिख रही है। आने वाले समय में हो सकता है ये फिर ज्वालामुखी का रूप ले, क्योंकि एक बार किसी के प्रति अगर अब विश्वास आ जाता है ना, तो उस विश्वास को जोड़ने में बहुत समय लगता है। कांच का शीशा जब टूट जाता, भले हम उसको जोड़ लें, लेकिन जोड़ने के बाद देखना अब चेहरा, तो वो चेहरे एक नहीं 2 दिखते हैं। तो यही हमारे साथ होने वाला है कि जिसमें बार बार कहूंगा राजनेताओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आपने मलहम नहीं लगाया, आप सड़कों पे नहीं उतरे, आपने सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी किया। इस पक्ष ने भी, सत्ता और विरोधक दोनों ने किया। तो ये रहेगा, ये आक्रोश अंदर ही अंदर पनपता रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, तो आगे और अभी क्या करना चाहिए? ये सब अगर हमें रोकना है तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं उन युवाओं से, उन लड़कों से जो अभी पूरी तरह युवा भी नहीं हुए हैं, उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कृपया हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के कठपुतलियां मत बनिए, किसी भी धर्म गुरु के, मजहब गुरु के हाथों की कठपुतलियां मत बनिए, अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। आज वो दौर है कि अगर एक मामूली सी भी एनसी आपके विरुद्ध हो गई, मैं एनसी की बात कर रहा हूं, एफआईआर नहीं, एक एनसी की भी अगर आपके खिलाफ हो गई, तो यकीन मानिए कि कोई बाप अपनी बेटी किसी दंगाई को देना पसंद नहीं करेगा। आपको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, आप अगर कहीं विदेश जाना चाहोगे तो आपको वीजा नहीं बनेगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, और कई पीढ़ियों तक आपके माथे पे दंगाइयों की छाप रहेंगे, दंगाइयों का नाम रहेगा, वो कलंक रहेगा। इसलिए आप बुद्धि विवेक से काम कीजिए, आप रोजगार के लिए देखिए, आप स्वरोजगार बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आप दंगा मुक्त रहिए, आप कलम उठाइए, अपने आपको लड़ना है ना,
तो आप पत्थर लेके मत लड़िए, आप कलम से लड़िए। सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में है वो चीज है कलम। और आप न्यायालयों पर भरोसा पालिए, आप न्यायालय में जाइए, अगर कहीं आपको नहीं मिल रहा इंसान, आपको लग रहा मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे मजहब धर्म के साथ ज्यादती हो गई, कहीं गलत हो रही है, माननीय अदालतों के दरवाजे खुले हैं, हम आपके साथ हैं, मैं सदैव 24 घंटे आप लोगों के साथ रहूंगा। आप अदालत जाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप दंगाई मत बनिए, आप पत्थर हथियार हाथों में मत रखिए, आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान करना बंद कीजिए, अपने परिवार का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने से रोकिए आप। ये कोई राजनेता आपको नहीं देगा, ये सीख नहीं देगा, वो तो ये चाहेंगे दंगे हमारी फसल कटती रहे। लेकिन मैं आह्वान करूंगा उन सभी युवाओं से कि आप मेरी बात को अमल में लाइए और दंगाई मत बनिए, आप एक अच्छे सभ्य दक्ष नागरिक बनिए, ये मेरी अपील भी है। जी, ये तो बहुत जरूरी अपील की है आपने, क्योंकि आगे का भविष्य जो है वो युवाओं पे ही डिपेंड करता है अभी। और युवा अगर ये सब झगड़े फसाद में पड़ने लगे तो देश का भविष्य बहुत मुश्किल हाथों में फिर चला जाएगा, तो और बहुत ही मतलब डरावना माहौल बन सकता है और वो सभी के लिए एक बहुत गलत चीज हो जाएगी। एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, क्योंकि आप मीडिया है, आप इस भारत देश के चौथे स्तंभ है। अगर आप सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाएंगे, और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये मलहम और ये दूरी कैसे पास की जाए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज ये जो अफवाहें एकदम आग के समान फैल रही हैं, उतनी जल्दी हमारे मन की बात नहीं पहुंच जाती उतनी दूर, जितनी दूर ये बातें, अफवाहें, ये दंगा वाली बातें फैल रही हैं। तो उसका मूलभूत कारण अब मुख्य है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हो। इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जिसका सदुपयोग होना चाहिए था, नाम क्या रखते हैं हम लोग? सोशल मीडिया। सोशल मतलब सामाजिक, एक सामाजिक मीडिया, लेकिन यह असामाजिक बन गया है। तो मेरी सरकारों से, माननीय खूबे एजेंसियों से और अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील है हाथ जोड़ के कि इस सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आप लगाम लगवाइए। जहां दुष्प्रचार हो रहा है, जहां दंगा की फसल तैयार हो रही है, जहां फेसबुक यूनिवर्सिटियां तैयार हो रही है, इसको रोकिए। या 1 और 1 2 नहीं बोला जाता, इस प्लेटफॉर्म पर 1 और 1 11 बोला जाता है, 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 22 बोला जाता है। तो इस चीज को तुरंत रोकना जरूरी है, क्योंकि यही है जो आग लगाने का काम कर रहे हैं। और मीडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया, खासकर का आपका जो चैनल्स रहा, आपके जो पत्रकारिता रही, वो बहुत अच्छी रही है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सत्यता को सामने ला रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और मेरे पुलिस वाले सभी वर्दी वालों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे नागपुर को सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका भी अभिनंदन, अभिवादन। और इस पुलिस के लिए हम मानवाधिकार खड़े हैं। आप ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, इस नागपुर की 35 से 65 लाख की आबादी आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित रहे और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस एक बड़े विषय के बारे में। तो आपको ये इंटरव्यू कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।